हेलो प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब लोग सेफ़ होंगे अपने घर पे। तो हमने इकोनॉमिक्स के अंदर बजट वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और बजट के अंदर मैंने आपको सबसे पहले बजट का मीनिंग बताया था कि बजट एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम आने वाले एक साल के लिए अंदाज़ा लगाते हैं, एस्टिमेट्स लगाते हैं कि आने वाले एक साल में कमाई कितनी होने वाली है सरकार की और खर्चे कितने होने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि बजट जो है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। और इस चैप्टर में हमने सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की बात करनी है और किसी बजट के बारे में हम इस चैप्टर में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो बजट आप ध्यान रखना दो हिस्सों में बटा होता है, एक रिसिट्स और एक एक्सपेंडिचर्स। रिसिट्स से बच्चों हमने अपना काम शुरू कर दिया था। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप जाके देख लीजिए, वहाँ पे हमने रिसिट्स को एक हिस्सा उसका रेवेन्यू रिसिट्स समझ लिया था। तो इस वीडियो में हम अपना काम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो रिसिट्स का मतलब क्या होता है कि कहीं से भी पैसे मिलना। तो मैंने आपको बता दिया था कि रेवेन्यू रिसिट्स क्या होते हैं, जल्दी से एक बार उसको रिवाइज करवा देता हूँ आपको। ठीक है, चलिए, रेवेन्यू रिसिट्स वो रिसिट्स होते हैं बच्चों जिनसे सिर्फ और सिर्फ सरकार का कोई फायदा हो सकता है, नुकसान नहीं होता। ठीक है, बोर्ड पे देखिए लिखा भी हुआ है कोई नुकसान नहीं, तो इनसे सिर्फ सरकार का फायदा होएगा। आप इस डेफिनेशन को इंग्लिश में भी लिख के आ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में। ये वो रिसिट्स होते हैं जिनसे ना ही तो सरकार की कोई लाइबिलिटी बनती और ना ही कोई एसेट्स कम होते। कहने का मतलब है कोई नुकसान नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो वो सिर्फ फायदा होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि रेवेन्यू रिसिट्स दो टाइप के हैं। ये चार्ट आप ध्यान रखना, लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने करवा दिया था अच्छे से। रेवेन्यू रिसिट्स दो तरह के, एक टैक्स से आने वाली कमाइयाँ और दूसरा बिना टैक्स के, मतलब नॉन टैक्स रेवेन्यूज। ठीक है, टैक्स दो तरह का सरकार कमा सकती है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स वो जिसकी लाइबिलिटी और बर्डन, ये दो वर्ड्स आपको बताए थे, लाइबिलिटी और बर्डन दोनों ही एक ही पर्सन पे आके फॉल करे। और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है बच्चों जिसकी लाइबिलिटी तो किसी और बंदे पे थी बट फाइनली बर्डन जो है वो किसी और बंदे पे आके पड़ा। मैंने आपको ये भी बताया था कि एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आप इनमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो सरकार की वो सारी कमाइयाँ जो बिना टैक्स के किसी और तरीके से आई है। इसमें मैंने आपको 8 आइटम्स वर्ड मीनिंग्स करवाए थे और वो 8 के 8 आइटम्स आपको डेप्थ में समझाया भी था। ठीक है, जैसे कि सरकार के लिए प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, फीस, वो सब चीज़ें इसके अंदर आ गई थी बच्चों। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिट्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आज का अपना काम शुरू करते हैं और वो काम है कैपिटल रिसिट्स। तो कैपिटल रिसिट्स ज़्यादा बड़े नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। रेवेन्यू रिसिट्स में थोड़ी डेप्थ थी बट कैपिटल रिसिट्स तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और आसान सा टॉपिक है। ठीक है, आप पहले शॉर्ट में ऐसे ध्यान रखना इनको मीनिंग को कि रेवेन्यू रिसिट्स से सरकार का कभी नुकसान नहीं होता, सिर्फ फायदा होता है। बट कैपिटल रिसिट्स में क्या होगा बच्चों, ध्यान से बोर्ड पे देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है, नुकसान करवाएंगे। ये टेक्निक है ध्यान रखने की कि सरकार को पैसे तो मिलेंगे बट साथ साथ किसी ना किसी तरीके से सरकार का नुकसान भी हो जाएगा। नुकसान कैसे होएगा देखिए, या तो सरकार को पैसे मिले और साथ में लाइबिलिटी बढ़ गई सरकार की, तो वो भी तो एक नुकसान है हमारे लिए, कर्जा बन गया हमारे ऊपर पैसे मिलने से। या फिर सरकार को पैसे मिले क्योंकि सरकार के एसेट्स कम हो गए, तो भी हमारे लिए नुकसान है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कैपिटल रिसिट्स जो है उससे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, नुकसान होगा। मतलब पैसा तो आएगा बट साथ साथ नुकसान भी लेके आएगा। नुकसान किस तरीके से, दो तरीके से, या तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी या तो एसेट्स कम हो जाएंगे। तो ये हमने इसका मीनिंग समझ लिया है। अब ये कैसे होगा बच्चों, चलो इसको इसके 3 टाइप से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होता है ये, कि या तो लाइबिलिटी बढ़ जाए या तो एसेट कम हो जाए। फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, बोरोइंग्स। सरकार कई बार क्या करती है बच्चों, सरकार उधारी पैसे मांगती है। ठीक है, किससे मांगती है, या तो आरबीआई से पैसे मांगेगी उधारी, या फिर किसी दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से पैसे उधारी मांग लेगी। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ध्यान समझिए, हमारे पास पैसा तो आएगा क्योंकि हम पैसा उधारी ले रहे हैं, बट साथ साथ हमारे ऊपर क्या हो गया, कर्जा हो गया। तो हो गया ना इससे कि लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, तो इसीलिए हम इसको कैपिटल रिसिट्स में डाल देंगे। ठीक है, तो बोरिंग्स के केस में सरकार उधारी पैसा मांगती है, पैसा तो रिसीव होगा बट साथ साथ हमारे ऊपर एक कर्जा भी बन जाएगा। ठीक है, तो इट क्रिएट्स लाइबिलिटी। सेकंड पॉइंट देखिए बच्चों, रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब होता है कि पहले हमने किसी को पैसे उधारी दिए हुए थे। ठीक है, तो अब वो बंदा हमारे पैसे वापस कर रहा है। अब ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पे कि जो रिकवरी ऑफ लोन्स होती है, जब हमने पहले किसी को पैसे दिए थे तो वो बंदा हमारा एक डेटर था। डेटर हमारे लिए एक एसेट होता है बच्चों। ठीक है, डेटर वो इंसान जिससे हमने पैसे लेने हैं, है ना। तो पहले वो इंसान हमारा क्या था, एक एसेट था, एक डेटर था। बट अब जब उसने हमारे पैसे वापस कर दिए तो नो डाउट पैसे तो रिसीव हुए बट साथ साथ अब वो डेटर भी हमारा खत्म हो गया ना, अब तो फ्यूचर में उससे पैसे मिलेंगे नहीं। तो इसीलिए इससे क्या हो गया, इस आइटम से हमारे एसेट्स कम हो गए। तो या तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी या तो एसेट कम हो जाएंगे, कोई ना कोई एक चीज़ तो जरूर होगी बच्चों इन सारे आइटम से। ठीक है, तो रिकवरी ऑफ लोन्स में पैसा तो आता है बट साथ साथ हमारे एसेट्स कम हो जाते हैं। ये पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ ना बच्चों, ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में वो एक्सप्लेनेशन पूछता है कि बताइए बोरोइंग्स जो है
वो कैपिटल एसेट्स क्यों हैं। तो आप बता सकते हैं कि बोरोइंग से पैसा तो आता है बट साथ साथ लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। इसीलिए रिकवरी ऑफ लोन्स कैपिटल एसेट क्यों है, क्योंकि पैसा तो आता है बट साथ साथ क्या हो जाता है, एसेट कम हो जाते हैं। इस तरीके से आप वन लाइन में एक्सप्लेनेशन लिख के आ सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आता है बच्चों, ये है अदर एसेट्स। इसमें पहली चीज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, मान लीजिए गवर्नमेंट की एक कंपनी है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये एक सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। सरकार ने सोचा कि चलो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को या तो पूरा ही बेच देते हैं या उसका आधा हिस्सा बेच देते हैं, मान लीजिए। तो जब सरकार अपनी उस कंपनी को बेचेगी तो बेचने से पैसा तो आएगा ही सरकार के पास, तो डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट से क्या हुआ, ध्यान दीजिए, एक तरफ हमने अपना एक एसेट बेच दिया तो एसेट कम हुआ ना, और दूसरी तरफ से हमारे पास पैसे आए, तो नो डाउट पैसा तो आया बट साथ साथ हमारा एक एसेट भी कम हुआ। एसेट क्या कम हुआ, हमारी जो उस बिजनेस में ऑनरशिप थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारी जो मालिकाना हक था वो अब खत्म हो गया बच्चों, या तो वो कम हो गया जितना भी हमने बेच दिया, ठीक है। तो इसीलिए डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो एक कैपिटल रिसिट्स बन जाता है। और एक और पॉइंट आता है बच्चों इसके अंदर, लास्ट में आप देखेंगे स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स का मतलब क्या होता है बच्चों, कि सरकार ने कोई स्कीम चला दी, मान लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल सरकार ने लेट्स से किसानों के लिए स्कीम चला दी कि भाई आप जो है आज हमारे पास आके और 10,000 रुपये जमा करो और 10 साल बाद हम आपके उन पैसों को 2 गुना करके आपको दे देंगे, डबल करके दे देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे किसानों ने वो सरकार की स्कीम में पैसे लगा दिए। ऐसी स्कीमों को एक एग्जांपल है बच्चों, जैसे कि किसान विकास पत्र, शायद आपने इसका नाम सुना भी हुआ होगा, 11वीं क्लास में पढ़ते थे बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, किसान विकास पत्र, ठीक है, केवीपी बोलते हैं। तो फार्मर्स क्या करेंगे, ऐसे फार्मर्स अपने पैसे लाके और सरकार के पास जमा कर देंगे, है ना। तो देखिए इससे क्या हुआ, एक तरफ तो सरकार के पास पैसा तो आया नो डाउट, बट साथ साथ अब सरकार के ऊपर एक कर्जा भी होगा ना। क्यों, क्योंकि सरकार को 10 साल के बाद उनके पैसे डबल करके वापस करने पड़ेंगे। तो इसीलिए स्मॉल सेविंग्स की जो स्कीम्स होती है वो भी सरकार के लिए कैपिटल रिसिट्स हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा कैपिटल रिसिट्स का कॉन्सेप्ट था। मैं एक बार आपको जल्दी से कैपिटल रिसिट का काम पूरा रिवाइज करवा देता हूं, ताकि अगर कोई भी डाउट रह गया तो एक क्विक रिवीजन हो जाए और आपको क्लास के अंदर ही सारा काम याद हो जाए, जो कि मेरा हमेशा मेन मोटिव होता है, आपको क्लास में ही सारा काम याद करवाने का इकोनॉमिक्स के अंदर। चलिए तो कैपिटल रिसिट्स को एक बार दोबारा से समझते हैं। देखिए कैपिटल रिसिट से पैसा तो आएगा बट साथ साथ कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। नुकसान कैसा भाई, या तो हमारी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, या फिर हमारे कोई एसेट्स कम हो जाएंगे। नुकसान जरूर होगा। इनसे 3 टाइप हैं, एग्जाम में इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछना उसने। पहली टाइप क्या बताई, बोरोइंग्स। जब हमारी सरकार कहीं से पैसा बोरो करे, कहाँ कहाँ से बोरो कर सकती है, बैंकों से कर लिया, आरबीआई से कर लिया, फॉरेन गवर्नमेंट से कर लिया, अलग अलग तरीके से सरकार पैसा बोरो कर सकती है। तो सरकार जब भी पैसा बोरो करेगी तो उससे 2 चीज़ें क्या होंगी, सोचिए, एक तो सरकार के पास पैसा आएगा और दूसरा क्या होगा, सरकार के ऊपर कर्जा हो जाएगा, लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिट, ठीक है। दूसरी चीज क्या पड़ी बच्चों, रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब यह है कि सरकार ने पहले किसी को कर्जा दिया हुआ था, अब वो पैसे सरकार को वापस मिल गए। माने कि सरकार को पैसे तो मिले बट साथ साथ सरकार के जो एसेट्स थे, वो इंसान डेटर था सरकार का, अब वो डेटर खत्म हो गया। तो इसीलिए इसको भी हम कैपिटल एसेट में डालते हैं। और तीसरा क्या होता है बच्चों, अदर एसेट्स। अदर एसेट्स में 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, डिसइन्वेस्टमेंट, अगर सरकार अपनी कोई सरकारी कंपनी या तो पूरी या उसका कुछ हिस्सा अगर लोगों को बेच दे तो उस चीज़ को डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। इससे सरकार के पास पैसा तो ज़रूर आएगा बेच के वो कंपनी, बट सरकार का वो एसेट था वो कंपनी और वो अब बिक गई है, ठीक है। और ऐसे ही एक और हमने पॉइंट पढ़ा अदर एसेट्स के अंदर, स्मॉल सेविंग्स, कि सरकार जो है वो लोगों को इंसेंटिव देती है, लालच देती है कि आज आप आके हमारे पास पैसे जमा करिए और फ्यूचर में हम आपको वो पैसे मल्टीप्लाई करके दे देंगे, 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, इस तरीके से दे देंगे। तो आज सरकार वहाँ से पैसा बोरो करते हैं लोगों से, एक तरीके से वो लोग अपने पैसे सरकार के पास जमा करवाते हैं। तो सरकार के पास पैसा तो नो डाउट ज़रूर आता है, बट साथ साथ सरकार के ऊपर एक कर्जा भी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये पैसे सरकार को फ्यूचर में लौटाने पड़ेंगे और वो भी ब्याज के साथ, माने कि मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये बच्चों कैपिटल रिसिट्स थे। ध्यान रखने की बिल्कुल आसान टेक्निक है, रेवेन्यू रिसिट्स में कभी कोई नुकसान नहीं होएगा बच्चों सरकार का, ठीक है, और कैपिटल रिसिट्स में नुकसान हो जाएगा। आप ये जो पूरा मैंने बोर्ड पे एक डायग्राम सा बनाया हुआ छोटा सा, आप इसको एक फ्लो चार्ट के रूप में बना लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि एग्जाम के डेज जब आते हैं ना बच्चों, तो हमें पूरी एक्सप्लेनेशन एक बार लास्ट में पढ़ने का टाइम होता नहीं है, तो हम ये फ्लो चार्ट देख के और चीज़ों को शॉर्ट में मेमोराइज कर सकते हैं। विद इन 2 to 5 मिनट्स हम इसे मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की पूरी वीडियो समझ में आई है, अच्छे से आप इसको
देख रहे हैं सारी वीडियोस को सीक्वेंस में, ठीक है। नेक्स्ट संडे को भी एक और टेस्ट लिया जाएगा, और कल के टेस्ट में मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि जिन भी 15-20 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो इकोनॉमिक्स वाले उसमें जो पोर्शन है उसमें ज़्यादातर बच्चों ने 10 में से 9 या 9.5 या 10 मार्क्स स्कोर किए हैं, ठीक है। तो वेरी गुड बच्चों, कीप इट अप। और फिर आऊँगा आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो लेके। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं कि मेरे पास कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए जो वीडियो है वो मुझे खुद ही लिख के और खुद ही शूट करनी पड़ रही है। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपकी समझ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है बच्चों, तो आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं अपने डाउट्स ग्रुप के अंदर, ठीक है। और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोज़ जो हैं आप ये शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनका फ़ायदा उठा सके और हमारी मेहनत जो है बच्चों वो भी सफल हो सके। थैंक यू सो मच बच्चों।